हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का पहला वीडियो है। इसका मतलब है कि आज हम 12वें यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटे। तो ये 12वीं यूनिट का पहला वीडियो है। और इससे पहले यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 11 तक के सभी यूनिट पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे आज हमारे पास जो यूनिट नंबर 12 जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस यूनिट का नाम है बेटे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे एल्डिहाइड का सामान्य संकेत होता है आर बॉन्ड सी एच ओ। ये एल्डिहाइड होता है आर बॉन्ड सी एच ओ, जहां आर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। यदि एल्काइल ग्रुप के आगे सी एच ओ मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड। और कीटोन का सामान्य संकेत होता है आर सी ओ आर, यानी कि सीओ ग्रुप, या आप कह सकते हो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं कीटोन। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है या सामान्य संकेत होता है आर सी डबल ओ एच। ठीक है बेटे। तो एल्डिहाइड का क्या होता है संकेत? आर सी एच ओ। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? आर सी एच ओ। कीटोन को कैसे लिखते हैं? आर सी ओ आर। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं? आर सी डबल ओ एच। इसके अलावा बेटे आज का हमारा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा, वो देखो ध्यान से, ये तो हमारी यूनिट का नाम था। सबसे पहले हम समझेंगे कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। क्या समझेंगे बेटे? कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण सबसे पहले समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। तो हमें कार्बोनिल यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इनका नामकरण कैसे किया जाता है, सामान्य पद्धति में और आईयूपीएसी पद्धति में। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12। कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बेटे? 12वां यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। मैं यहां लिखता हूं, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12। और बेटे 12वें यूनिट का हमारा नाम क्या है? 12वें यूनिट में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत होता है आर सी एच ओ। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, कोमा। कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, के ई टी ओ एन ई। कीटोन का संकेत होता है आर सी ओ आर। और हम पढ़ेंगे बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका संकेत होता है आर सी डबल ओ एच। तो ये तीन तरह के कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। एक तो पढ़ने हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत आर सी एच ओ। एक पढ़ने हैं बेटे हमें कीटोन। कीटोन का संकेत आर सी ओ आर। एक पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका संकेत होता है आर सी डबल ओ एच। तो इन तीन तरह के कंपाउंड्स को हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है। ठीक है बेटे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली हेडिंग देखो क्या डाल रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे बेटे कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक, क्या हेडिंग लिखा मैंने? कार्बोनिल यौगिक।
या आप कार्बोनिल कंपाउंड भी लिख सकते हो, या फिर कुछ बच्चे इसे कहते हैं ऑक्सो कंपाउंड, ऑक्सो यौगिक। तो आप कार्बोनिल यौगिक भी कह सकते हो और ऑक्सो यौगिक भी कह सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हो और ऑक्सो कंपाउंड भी कह सकते हो। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक का क्या मतलब है। इसका मतलब पता क्या है बेटे? इसका मतलब है कि ये जो यौगिक होते हैं ना, कौन से यौगिक? कार्बोनिल यौगिक, इनमें कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप या आप कह सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप, या आप कह सकते हो कीटोन ग्रुप, या आप कह सकते हो ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट माने उपस्थित, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये ग्रुप है क्या? चलो इसका संकेत भी लिख दूं मैं आपके सामने। मतलब आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप इनमें होगा, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, ऑक्सो ग्रुप होगा। इसे ऐसे लिखते हैं, ये जितने भी मैंने नाम लिखे में सब इसके नाम हैं, इस ग्रुप के, कि एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां लिखूंगा मैं ग्रुप प्रेजेंट या उपस्थित होता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है, तो आपको बता देना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसे आप एल्डिहाइड ग्रुप भी कह सकते हो, कीटोन ग्रुप भी कह सकते हो, ऑक्सो ग्रुप भी कह सकते हो। तो जिन यौगिकों में ये कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है ना, उन यौगिकों को कहते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड या ऑक्सो कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना बेटे, इनका सामान्य सूत्र याद रखना है आपको। इनका सामान्य सूत्र, इन कार्बोनिल कंपाउंड का बेटे सामान्य सूत्र होता है, ध्यान से देखेंगे, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ये इनका सामान्य सूत्र होता है। किनका बेटे? कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि कार्बोनिल यौगिक या ऑक्सो यौगिक का क्या मतलब है, तो आपको यदि एक लाइन में उत्तर देना है तो बता देना है जिसमें C डबल बॉन्ड O, C के पास दो बॉन्ड होने चाहिए, इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम कार्बोनिल यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, क्लियर होगी बात? कार्बोनिल यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट हो, ये है कार्बोनिल ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप। इसे आप कार्बोनिल ग्रुप कहो, या एल्डिहाइड ग्रुप कहो, या कीटोन ग्रुप कहो, या ऑक्सो ग्रुप कहो, या संकेत से दिखाओ, इन सारी बातों का एक ही मतलब है, और मतलब है ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है बेटे, अब आ रहे हम दूसरे स्टेप पे। हमें पता चल गया कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटे कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण बहुत ध्यान से समझेंगे सब। यह हेडिंग बनाई हमने, कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है बेटे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं या ऑक्सो यौगिक किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप। फिर हमने हेडिंग लिखी कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण। बेटे कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बेटे? दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें पढ़ने हैं एल्डिहाइड,
ALDEHYDE, या एल्डिहाइड्स लिख दो, बहुवचन में लिखना है तो सबसे पहले तो होते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का मतलब पता क्या है? एल्डिहाइड का मतलब है कि इनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, CHO। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। इसे आप एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप, या फिर आप इसे कह सकते हो फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा आपके बहुत अच्छी तरीके से। मतलब यदि कोई आपसे पूछे एल्डिहाइड किसे कहते हैं, तो आप कहोगे एल्डिहाइड उसे कहते हैं जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हो। CHO ग्रुप कह दो, एल्डिहाइड ग्रुप कह दो, या फॉर्माइल ग्रुप कह दो, एक ही बात है। तो जिसमें CHO ग्रुप होगा वो यौगिक कहलाएगा एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा बेटे? एल्डिहाइड। ठीक है, और एक चीज इसमें ध्यान रखना कि CHO ग्रुप जो है बेटे, CHO ग्रुप सदैव CHO ग्रुप सदैव पहले कार्बन पर, या फिर आप कह सकते हो कि कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है उसके सिरे पर उपस्थित होता है। समझ रहे ना? CHO ग्रुप सबसे किनारे पे ही होगा, यानी पहले कार्बन पर होगा। ऐसा नहीं होने का कि मान लो कार्बन परमाणु की कोई श्रृंखला है और बीच में जुड़ा हुआ है CHO जहां भी जुड़ा होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। CHO जहां भी जुड़ा होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। CHO ग्रुप जो है, कहा ये लिखा हुआ, CHO ग्रुप सदैव पहले कार्बन पर या सिरे पर उपस्थित होता है। वो जो आपका श्रृंखला होगा कार्बन परमाणुओं का, उसके किस पे होगा? सिरे पर उपस्थित होगा। जैसे चलो मैं इसके एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो, जैसे मैं आपको कहूं कि HCHO, तो ये एक एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। नाम के बारे में हम बात करेंगे अभी आप एग्जांपल समझ लो। जैसे मैं कहूं CH3CHO, देखो किनारे पे ही मिलेगा आपको CHO ग्रुप, सिरे पे ही मिलेगा, पहला कार्बन CHO का ही होगा। जैसे मैं कहूं CH2CH2CHO, जैसे मैं कहूं CH3CH2CH2CHO, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे बेटे एल्डिहाइड हैं। क्यों है एल्डिहाइड ये? क्योंकि इनमें आ रहा है CHO ग्रुप। क्या आ रहा है इसमें बेटे? इन सभी यौगिकों में CHO ग्रुप उपस्थित है, इसलिए मैं इन सभी यौगिकों को एल्डिहाइड कहूंगा। ठीक है, तो अब इनके नाम क्या है, नाम भी सीखेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड है और ब्यूटाइरल्डिहाइड है। किस तरीके से ये नाम है, ये सारी बातें करेंगे। जो नाम मैंने अभी बोले हैं वे सामान्य नाम है, और IUPAC नाम भी हमें सीखने हैं और सामान्य नाम भी सीखने हैं। तो ऐसा होता है एल्डिहाइड। क्या होता है बेटे? ये एल्डिहाइड। तो नंबर एक, तो जो कार्बोनिल यौगिकों के वर्गीकरण की हम बात करें, कार्बोनिल यौगिक उसे कहते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन से होंगे? जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। नंबर दो, दूसरे जो हमें पढ़ने हैं वे होते हैं बेटे कीटोन। क्या होते हैं बेटे? कीटोन्स। अब कीटोन्स का क्या मतलब है? कीटोन्स का मतलब है कि इनमें पता क्या होगा बेटे? इनमें दो एल्काइल ग्रुप के बीच, दो एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है जैसे फिनाइल। इनमें दो एल्काइल ग्रुप के बीच CO ग्रुप उपस्थित होता है। उपस्थित को आप प्रेजेंट लिख सकते हो। तो मतलब कहने की बात ये है कि जब दो एल्काइल ग्रुप हो और बीच में क्या हो? CO हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं कीटोन।
जैसे इसके भी एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए आपके। जैसे मैं लिखूं CH3 COCH3, जरा इस यौगिक को देखो, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, बीच में क्या है, CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ही है, या कीटोन कह दो इसे। जैसे मैं आपको कहूं कि इधर तो CH3 है और इधर C2H5 है, तो ये भी तो कीटोन होगा। देखो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप और बीच में CO है, तो ऐसा होता है कीटोन। जैसे मैं कहूं कि मान लो इधर भी C2H5 है और इधर भी C2H5 है, तो ये भी क्या है बेटे, ये भी कीटोन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो हमें पता चला है कि कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले पता चला है कि कार्बोनिल यौगिक का क्या मतलब है, जिसमें ये वाला ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोनिल यौगिकों के वर्गीकरण में पता चला दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड वे होते हैं जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्रुप, CHO। और कीटोन वे होते हैं जिसमें CO ग्रुप के दोनों तरफ क्या हो, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। CO ग्रुप के दोनों तरफ क्या हो, एक एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो नोट हेडिंग लिख रहा मैं। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि आप एल्डिहाइड के बारे में हमें इसका संकेत बता दो, तो एल्डिहाइड का संकेत ऐसे बताओगे आप, RCHO, ये एल्डिहाइड है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो ये R है ना, R को यहाँ दिखा दो, C को यहाँ दिखा दो, H को यहाँ दिखा दो और डबल बॉन्ड O। चाहे तो एल्डिहाइड को ऐसे दिखाओ और संरचना खोल के दिखानी तो ऐसे दिखाओ, ये दोनों संकेत एल्डिहाइड के ही हैं। ठीक है बेटे। और यदि आपसे कोई पूछता है कि कीटोन का बताओ, कीटोन का संकेत आप कैसे लिखते हो, तो आपको ऐसे बताना है RCOR, यानी कि CO के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। या फिर आप संरचना को खोल के बनाना चाहते हो तो RC डबल बॉन्ड OR, ये संरचना हमने खोल के बना दी। तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन की संरचनाएं भी पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड ऐसा होता है और कीटोन होता है ऐसा। ठीक है बेटे। अब हम अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं, चलो यहाँ एक हेडिंग लिख रहा हूं मैं। अब हम समझेंगे, हमें पता चल गया एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। देखो एल्डिहाइड तो हमेशा एक तरह का ही होता है कि एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है वो सिरे पे होगा, किनारे पे होगा, कार्बन पे होगा, या उसका पहला कार्बन ही उसका कार्बन होगा। ठीक है। पर कीटोन की बात यदि हम करें तो हमें थोड़ी सी बात एक समझनी पड़ेगी बेटे, हमें समझनी पड़ेगी कि कीटोन का वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। भाई एल्डिहाइड का तो वर्गीकरण होने का ही नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड तो एक ही प्रकार के होते हैं। एल्डिहाइड की खासियत क्या होती है बताओ। एल्डिहाइड की खासियत यह होती है कि CHO ग्रुप सदैव पहले कार्बन पर या सिरे पर उपस्थित होता है, यह खासियत होती है। पर कीटोन की आपको एक बात और सीखनी पड़ेगी यदि हम कीटोन के वर्गीकरण की बात करें। ठीक है बेटे। तो हम लिखेंगे कि कीटोन जो है बेटे में दो प्रकार के होते हैं। कीटोन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इसमें जो सबसे पहला प्रकार हमें पढ़ना है उसे कहते हैं सममित या सरल कीटोन। यहाँ हेडिंग लिख रहा, नंबर 1, कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा एकदम। सममित या आप कह सकते हो सरल कीटोन, सिमेट्रिक या सिंपल कीटोन। इसका मतलब पता क्या है बेटे, सममित या सरल कीटोन उसे कहते हैं जिसमें CO के दोनों तरफ एक जैसे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। इनमें CO के दोनों ओर, CO के दोनों ओर समान, समान माने एक जैसे एल्काइल ग्रुप, समान एल्काइल ग्रुप होते हैं।
यदि दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि सममित या सरल कीटोन है। जैसे एग्जांपल देखो जरा आप, मान लो मैं कह दूं CH3COCH3, इस एग्जांपल को देखो, बताओ CO के इधर और इधर दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप नहीं है क्या, मिथाइल हैं, तो मैं कहूंगा मिथाइल मिथाइल कीटोन। या मिथाइल मिथाइल दो बार ना बोलो ना आप कह दो डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो बेटे, डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से इसे देखना जरा, C2H5CO, इसे देखो, बताओ इसमें भी CO के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप हैं या नहीं है, बताओ। एक जैसे अल्काइल ग्रुप हैं, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो आप कह सकते हो डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। बताओ समझ में आई क्या बात, क्या समझाया मैंने आपको? मैंने समझाया कि सममित या सरल कीटोन उसे कहते हैं जिसमें ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, इसके दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हों। जैसे CO के दोनों तरफ मिथाइल हैं तो मैं इसे सममित या सरल कीटोन कहूंगा। जैसे CO के दोनों तरफ इथाइल हैं तो मैं इसे भी सममित या सरल कीटोन कहूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगले वाले बता रहा मैं दूसरे। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 2, दूसरे होंगे बेटे असममित, असममित या आप कह सकते हो मिश्रित, असममित या मिश्रित कीटोन। अब तो समझ में आ गया होगा आपके एकदम, असममित या मिश्रित कीटोन का क्या मतलब होता है, तो समझ में आ गया होगा। बताओ किसे कहेंगे? इनमें CO के दोनों ओर, CO के दोनों ओर क्या लिखोगे बताओ? CO के दोनों ओर अलग अलग, अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो यदि दोनों ओर अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसे आप कहोगे असममित या मिश्रित कीटोन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, चलो अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कह दूं इधर तो CH3 है और इधर है C2H5। अब देखो मुझे ये बताओ, मिथाइल इथाइल कीटोन कहूं या इथाइल मिथाइल कीटोन कहूं? ये कंफ्यूजन है। ज्यादातर बच्चों को पता है कि हमें ABCD के क्रम में नाम लिखने चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने चाहिए। तो ये तो है बेटे मिथाइल, ये है इथाइल। तो मिथाइल तो होता है M से शुरू और इथाइल होता है E से शुरू। तो ABCD में तो E ही पहले आता है ना, तो आप लिखोगे इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम है इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या नाम है बेटे? इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम है। तो ये एक असममित या मिश्रित ईथर, मिश्रित कीटोन है। देखो CO के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे मैं आपको कह दूं दूसरा एग्जांपल, मान लो इधर तो CH3 है और इधर है C6H5 माने फिनाइल ग्रुप। तो देखियो दोनों एल्काइल ग्रुप CO के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हैं, मिथाइल फिनाइल। ठीक है, तो ये भी एक असममित या मिश्रित कीटोन होगा। तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल और फिनाइल और कीटोन, तो इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि ABCD में M पहले आता है और P आता है बाद में। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई एल्डिहाइड तो सारे एक जैसे ही हैं, उनमें तो CHO ग्रुप सिरे पे होगा, किनारे पे होगा, लास्ट में होगा या सबसे पहले नंबर पे होगा, कुछ भी कह सकते हो आप। एल्डिहाइड का हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं इस आधार पर।
पर कीटोन का वर्गीकरण हो सकता है। कीटोन दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसे कीटोन जिन्हें आप कहोगे सममित या सिमेट्रिक, और एक ऐसे कीटोन जिन्हें आप कहोगे असममित या मिश्रित। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका बीच में ग्रुप है, कीटोन ग्रुप या सीओ ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप, उसके दोनों तरफ क्या एक जैसे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हैं। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कीटोन सममित कीटोन होगा या असममित कीटोन होगा। बताओ इस बात को समझ गए या नहीं समझे आप? समझ गए ना बेटे? अगले स्टेप पे मूव कर रहे, बिल्कुल ध्यान से देखियो जरा। एक नई बात आपको समझाऊंगा, यहाँ हेडिंग लिख रहा बेटे मैं। अब हम समझेंगे कार्बोनिल ग्रुप की संरचना। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की संरचना के बारे में भी पेपर में सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं कार्बोनिल ग्रुप की संरचना को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पीय में, अति लघु में या टिप्पणी शॉर्ट नोट जिसे आप कहते हो, उसमें इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बेटे कार्बोनिल ग्रुप की संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो हमें पता है कि कैसा होता है। एक बॉन्ड तो ये होता है, एक बॉन्ड ये होता है, ये कार्बन एटम है, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इस संरचना के बारे में हमें बात करनी है आज। ऐसा ही तो होता है कार्बोनिल ग्रुप भाई, यही एल्डिहाइड में है और यही किस में है, कीटोन में है। जब तो हमने कहा है कि कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक तो कीटोन। ठीक है बेटे? तो यहाँ आपको एक बात नजर आ रही होगी, एक बात ये नजर आ रही होगी कि ये संरचना जो है वो लगभग आपको त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय नजर आ रही होगी। बिल्कुल नजर आ रही होगी त्रिकोणीय। यदि मैं आपको कहूं कि ये सिंगल बॉन्ड है, आपको सबको पता है कि यदि कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड। यदि कहीं डबल बॉन्ड होता है ना, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई। यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और दो होते हैं पाई बॉन्ड। ये चीज तो पढ़ रखी है आपने, ये तो पढ़ाई थी आपको कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। तो आप मुझे बता सकते हो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है ये भी क्या होगा, सिग्मा। ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ऐसा ही तो होगा बेटे। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं ना सबसे पहले कि मुझे यूं बताओ कि इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण क्या होगा। कार्बन का संकरण यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे आप कार्बन का संकरण बता दो इसमें क्या होगा, तो आप क्या करोगे बेटे? यदि आपको इस कार्बन का संकरण बताना है तो आप इसमें गिनोगे सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें बनाए हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हैं, एक दो तीन। जब इसने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और इसके पास लोन पेयर है नहीं एक भी, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसके पास कोई भी नहीं है। भाई कार्बन की बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं और चार ही इसने बॉन्ड बना रखे, तो कहाँ बचा इससे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा? इस पे तो बेटे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा ही नहीं है, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं या हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो तीन तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर इससे हैं जीरो। तो कुल कक्षक कितने हैं जो संकरण में हिस्सा ले रहे हैं? इसके पास कुल कक्षक हैं तीन और जीरो तीन, तीन कक्षक इसके संकरण की क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब तीन कक्षक संकरण की क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके से देख रहे आप, तो उनमें एक तो एस का होगा और दो होंगे पी के। तो बताओ संकरण कौन सा होगा? संकरण तो बेटे sp2 होगा। इसका मतलब एक बात तो हमें स्पष्ट हुई कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी संरचना यह है, इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड हैं, एक पाई है। हमें पता चल गया सिग्मा बॉन्ड गिनने से कि कार्बन का संकरण क्या है, sp2। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यूं बताओ इसकी आकृति या संरचना कैसी दिखाई दे रही है आपको? आकृति या संरचना ये भाई sp2 संकरण को देख लो चाहे इसे देख लो, आपको पता चल रहा कि आकृति इसकी समतलीय है। कैसी है? समतलीय त्रिकोणीय।
या आप कह सकते हो त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात और पता चल रही है हमें, जब इसकी त्रिकोणीय संरचना है तो ये सारे एंगल, ये वाला भी और ये वाला भी, कितने डिग्री के होंगे? 120 के। तो हमें पता चल रहा है बॉन्ड एंगल, या आप कह सकते हो बंध कोण 120 डिग्री। कितना है बंध कोण? 120 डिग्री है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछता है ना कि हिम्मत है तो यूं बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, हिम्मत है तो यूं बता दो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, किसमें? कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बन एटम के ऊपर। तो सिग्मा बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं आपको, 3 है। और पाई बॉन्ड कितना है? ये डबल बॉन्ड में ही तो एक पाई होगा, डबल बॉन्ड में देखो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी इसी में ही, कि यदि आप इस बॉन्ड की बात करो ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो सबको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात यदि हम करें तो इस बॉन्ड के, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। और में चारों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को सरके हुए होंगे? ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा और कार्बन पर होगा आंशिक धनावेश। तो ये बात तो पक्की है कि ये बॉन्ड ध्रुवीय होगा, पोलर होगा। और जब ध्रुवीय होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण तो पैदा कर ही रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट तो ये बना ही रहा होगा अपने अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। तो ये एक पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इस केस में द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो थोड़ा सा इसका वैल्यू आपको याद रखना है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, डाइपोल मोमेंट कितना होता है। ठीक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटे लगभग 2.3 से 2.8 डिबाई। ये ध्यान रखना है आपको। तो इन पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ये कितने पॉइंट बताए मैंने? 1 2 3 4 5। ये स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको कार्बोनिल की। अच्छा चलो, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। चलो एक और बहुत अच्छी बात करेंगे हम। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यदि मैं आपको कह दूं कि चलो थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, चलो इस वाले से, इस बॉन्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये बॉन्ड क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड। और ये किसका है? एल्कीन का। एल्कीन ही तो होगा ऐसा जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका कंपैरेटिव स्टडी करो, यानी कि इनका तुलनात्मक अध्ययन यदि हम करें तो हम क्या क्या इन दोनों में समानताएं देखेंगे और क्या क्या देखेंगे हम इनमें भिन्नताएं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि आप यूं बताओ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड और एल्कीन का डबल बॉन्ड, दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। तो देखियो जरा ध्यान से। नंबर 1, सबसे पहली बात बताता हूं आपको। यूं बताओ, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई है। तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं इसकी, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई है। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। और इसमें भी तो ऐसा ही है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1। तो एक पहली बात तो हमें समानता की मिली कि दोनों में एक एक सिग्मा है, एक एक पाई बॉन्ड है। ठीक है बेटे। नंबर 2, यदि कार्बन का संकरण पूछ लिया जाए कि कार्बन का संकरण कैसा है इसमें, तो बेटे इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4। 4 में से सिग्मा कितने हैं? 3। 3 सिग्मा का मतलब 3 कक्षक, और 3 कक्षक का मतलब संकरण हो गया sp2।
और यहाँ भी हमें नंबर 2 पे यही लिखना पड़ेगा। देखो इस कार्बन को देख लो चाहे इस कार्बन को देख लो, 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तो एक ही सिग्मा होगा, 1 2 3। तो इसमें भी कार्बन का संकरण क्या देखने को मिलता है बेटे, बताओ। यदि आप डबल बॉन्ड की बात करो एल्कीन के, तो इसमें भी कार्बन का संकरण sp2 देखने को मिलता है। कौन सा संकरण बेटे, sp2। तो दोनों में sp2 संकरण ही हमें मिलेगा। नंबर 3, यदि हम संरचना की बात करें कि इसमें कार्बन का जो संकरण है उसकी संरचना कैसी है, सीधा है, समतलीय त्रिकोणीय है जब संकरण sp2 है, समतलीय त्रिकोणीय। तो यहाँ कार्बन का संकरण जो हुआ है उसमें कार्बन की संरचना कैसी प्राप्त होती है हमें, समतलीय त्रिकोणीय। और यहाँ भी बेटे संरचना, यहाँ भी संरचना देखो, जब संकरण sp2 है तो यहाँ भी संरचना और यहाँ भी कैसी होगी, समतलीय होगी, प्लेनर होगी और ट्राइगोनल होगी। समतलीय त्रिकोणीय संरचना ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है बेटे, कैसी संरचना प्राप्त होती है, समतलीय त्रिकोणीय। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पे। भाई जब डबल बॉन्ड है तो योगात्मक अभिक्रिया तो इसे भी दिखानी है, इसे भी दिखानी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया इस डबल बॉन्ड पर होती है, या मैं लिख दूं योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। कौन दिखाता है, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, और ये भी तो दिखाता है। यहाँ भी आप लिखोगे योगात्मक अभिक्रिया। आपको पता है योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक परमाणु लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में स्पीसीज जुड़ जाएगी, एक एक स्पीसीज दोनों तरफ जुड़ जाती है। नंबर 5 पे देखो, ये तो सारी थी समानताएं। यूं बताओ, ये बंध इसके चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ सरके होंगे तो बंध कैसा होगा, ध्रुवीय, क्योंकि इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ये एक ध्रुवीय बंध है। कैसा बंध है, ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड है। और यहाँ देखना, यहाँ तो दोनों तरफ एक जैसे परमाणु हैं, तो इसे आप लिखोगे ये कैसा है, अध्रुवीय बंध। तो बताओ, अब तक तो दोनों समानता दिखा रहे थे, ये तो एक भिन्नता मिल गई, एक अंतर मिल गया कि ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो तो ध्रुवीय है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, अध्रुवीय है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो है एसएन रिएक्शन दिखाता है। एसएन का मतलब समझते हो आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या, आप प्रतिस्थापन ना लिखो यहाँ, आप यहाँ योगात्मक लिखो, क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो योगात्मक अभिक्रिया होती है ना। कैसी अभिक्रिया होती है, योगात्मक। तो आप लिख सकते हो, एसएन नहीं लिखते हम लिखेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। कौन दिखाता है, ये डबल बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना है। और जबकि हम इसकी बात करें तो ये दिखाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी एल्कीन का डबल बॉन्ड। तो ये आ गया इसमें डिफरेंस। ठीक है बेटे, तो इसमें 4 तो समानताएं हैं, 2 अंतर हैं।
पेपर में किसी भी बात को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है बेटे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगली बात कर रहे चलो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम सीखेंगे बेटे एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ ऊपर हेडिंग, हेडिंग लिख रहे बेटे, आप भी लिखा करो साथ साथ। एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण। एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण, ये तो हमने लिखा एल्डिहाइड और ये लिखा कीटोन। अब इनके नाम लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, हमें मुख्य रूप से दो तरीकों की बात करनी है। नंबर एक, मैं यहां लिख रहा, नंबर एक हम पढ़ेंगे बेटे निरर्थक पद्धति, या इंग्लिश में कहते हैं ट्राइवियल मेथड। निरर्थक पद्धति जो है सामान्य नाम लिखने का तरीका होता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं होती है, विशेष मेथड का यूज हम नहीं करते हैं, पर फिर भी इसे समझना होता है क्योंकि कई जगह छोटे छोटे नियम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटे, तो निरर्थक पद्धति के बारे में यदि हम बात करें ना बेटे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें। क्या ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कार्बन परमाणु की संख्या 1 है ना, ध्यान से देखियो, कार्बन परमाणु 1 है एल्डिहाइड में या कीटोन में, तो आप उसे फॉर्म से शुरू करोगे। किससे लिखना शुरू करोगे? फॉर्म से। यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो आप लिखना शुरू करोगे ACET एसिड। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, यहां लिख दूं, कार्बन परमाणु की संख्या यदि 3 है तो आप प्रोपियोन से लिखोगे। किससे लिखोगे? प्रोपियोन। किससे लिखोगे? प्रोपियोन से। जैसे मान लो एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक ही कार्बन है, देखो जरा HCHO एल्डिहाइड है। क्यों है एल्डिहाइड? क्योंकि इसमें CHO आ रहा है। कार्बन कितने हैं इसमें? 1। जब इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो हमें फॉर्म से शुरू करना, तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटे, तो यदि आपको कार्बन परमाणु एल्डिहाइड में केवल एक नजर आ रहा है तो आप उसका नाम क्या लिखोगे? फॉर्मल्डिहाइड लिखोगे। और यदि किसी एल्डिहाइड में 2 कार्बन परमाणु नजर आ रहे हैं तो आप उस एल्डिहाइड को कहोगे एसिटल्डिहाइड, एसिड से स्टार्ट करोगे। और 3 कार्बन परमाणु नजर आ रहे हैं तो आप कहोगे प्रोपियोनल्डिहाइड। क्या कहोगे? प्रोपियोनल्डिहाइड, क्योंकि इसका प्रीफिक्स या इसका स्टार्टिंग वर्ड होता है प्रोपियोन। क्या होता है? प्रोपियोन। इसी तरीके से यदि आपके पास मान लो 4 कार्बन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड है तो आप शब्द प्रयोग करोगे BUTYR, ब्यूटर। और 4 कार्बन वाला है तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटाइरल्डिहाइड, आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड। मैं समझाऊंगा सारे, एक एक करके प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 4 कार्बन है तो आप शब्द का प्रयोग करते हो ब्यूटर। ठीक है, 5 कार्बन है तो हम प्रयोग करेंगे वेलर। यहां लिख दो, 5 कार्बन है तो हम प्रयोग करेंगे वेलर, VALER। ठीक है बेटे, तो हम वेलर शब्द का प्रयोग करते हैं, या कभी कभी हम AM का भी प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, नियो भी हो सकता है। 5 कार्बन में तो नॉर्मल, आइसो, नियो तीनों तरह के मिल सकते हैं। और नियो क्या, आप इसे नियो के अलावा सेकेंडरी या टर्सरी लिखो। नियो तो मिलेगा ही, पर सेकेंडरी और टर्सरी से ज्यादा अच्छा हम इसे मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, तो हमें यहाँ 5 तक की जरूरत पड़ती है।
वैसे आप लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हो कि यदि 6 कार्बन आपके पास हैं तो आप उसे कहते हो कैप्रो, CAPRO, कैप्रो। ये नॉर्मल आइसो नहीं हो, हर तरह का होगा। यदि हमारे पास 7 कार्बन है किसी एल्डिहाइड में तो हम उसे कह सकते हैं ENANTH, इनैंथ। ठीक है, इनैंथेनल डिहाइड। और यदि 8 हैं तो CAPRY, कैप्री। ठीक है बेटे, क्या है ये? कैप्री। और यदि 9 है, यदि 9 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिला है, मान लो 9 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन मिला है, तो उसे आप कहोगे PELARGON, पेलार्गन। क्या कहोगे बेटे? पेलार्गन। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो। इसी तरीके से यदि आपके पास 10 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड है तो 10 कार्बन वाले एल्डिहाइड के लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे CAPR, कैप्र। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पर एक बात ध्यान रखो, 5 कार्बन तक तो याद करनी है आपको। 1 कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइरल्डिहाइड, 5 कार्बन है तो वेलरडिहाइड। ठीक है, वेलर, वेलर के बाद एल्डिहाइड लिखना है, वेलर एल्डिहाइड, जिसे आप मिला के बोल सकते हो वेलरडिहाइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ती है। मान लो आपके पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को तो आप प्रोपियोनल्डिहाइड कह दोगे, पर वे 3 कार्बन इस तरीके से हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यदि इस तरीके से हैं तो इसके लिए आप एक्राइल प्रीफिक्स का यूज करोगे, एक्राइल का, एक्राइल। ठीक है बेटे। और यदि 4 हैं तो 4 को आप वैसे तो नॉर्मली क्या कह सकते हो, यदि वे सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो ब्यूटाइल लगाओगे आप। पर यदि इस तरीके के हैं, देखना जरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यदि इस तरह का कोई एल्डिहाइड आता है तो उसे क्रोटन बोलते हैं, CROTON, क्रोटन एल्डिहाइड या क्रोटेनल्डिहाइड। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसमें तो जो मैंने पहले नंबर पे आपको बताया, 1 से 5 तक याद रखो और इन्हें भी याद रख लो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अब देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने यहाँ, एग्जाम्पल। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे यूज करना होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास मान लो ये है HCHO, ये है, इसका नाम बताना है हमें सामान्य पद्धति में। नंबर 1 डाल दूं इससे पहले। मान लो हमें HCHO का नाम बताना है, तो HCHO में कितने कार्बन हैं? एक ही तो कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? फॉर्म। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। नंबर 2, मान लो आपको CH3CHO दिया गया है, CH3CHO, तो इसमें कितने कार्बन है बताओ? इसमें है एक और एक, 2 कार्बन। और 2 कार्बन को आप क्या कहते हो? एसिड। तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होगा बेटे? एसिटल्डिहाइड होगा इसका नाम। तो इसी तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है। पर चलो अच्छा, थोड़ा सा अलग लेता हूं एक नाम। मान लो ये बेंजीन है और इसके ऊपर CHO जोड़ दिया, तो ऐसे का भी तो नाम पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा, बेंजीन के ऊपर CHO है तो बेंजल्डिहाइड है। इसे भी याद रखना जरूर, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO है तो बेंजल्डिहाइड है।
अच्छा चलो इसे देखो आप, नंबर 4। मान लो आपके पास है CH3 CH2 CHO। बताओ कितने कार्बन है इसमें। इसमें है 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 को आप कहते हो प्रोपियोन, तो इसका नाम होगा प्रोपियोनल डिहाइड। समझ रहे, प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसे देखो, ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। एक तो यौगिक ये दे रखा है इन्होंने, और एक यौगिक दे रखा है इन्होंने हमें। ध्यान से देखिए जरा, 1 कार्बन तो ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है और एक है ये। देखो इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, पर दोनों में अंतर तो नजर आ ही रहा होगा आपको। आ रहा ना अंतर नजर। इसमें चारों सीधी श्रृंखला में है। 4 का मतलब होता है ब्यूटिर, ब्यूटिर, BUTYR। तो ब्यूटाइरल डिहाइड तो ये भी है, ब्यूटाइरल डिहाइड तो ये भी है। मैं लिख सकता हूं ब्यूटाइरल डिहाइड, ये भी ब्यूटाइरल डिहाइड है और ये भी ब्यूटाइरल डिहाइड, पर दोनों में अंतर तो है ही। क्या अंतर है बताओ। ये तो नॉर्मल है, देखो यहां लिख रखा नॉर्मल और आइसो। ये तो है नॉर्मल ब्यूटाइरल डिहाइड, क्योंकि सीधी श्रृंखला को कहते हैं नॉर्मल। और इसमें क्या है, लास्ट से अगले नंबर पे नीचे एक ब्रांच है, तो इसे आप क्या कहते हो, आइसो। तो ऊपर वाला तो नॉर्मल ब्यूटाइरल डिहाइड है और नीचे वाला है आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। इस तरीके से आपको पहचान होनी चाहिए। अब देखो चलो, अच्छा इसे देखते हैं नंबर 7। मान लो हमारे पास कितने कार्बन लिए हमने, 4 लिए ना। 1 2 3 4 और 5, ये यौगिक है, एल्डिहाइड है। इसका नाम बताना है। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा देखना जरा, 1 2 3 4 5। बताओ दोनों में अंतर नजर आ रहा क्या आपको। आ रहा होगा अंतर नजर। बताओ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो नॉर्मल है, ये आइसो है। 5 को देखो, वेलर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेलर एल्डिहाइड। वेलर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड, और ये आइसो है, इसका नाम हो जाएगा आइसो वेलर एल्डिहाइड। बताओ समझ में आ रहा क्या। सामान्य नाम है बेटे, वैसे 5 कार्बन तक पहुंचने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड के नाम लिखने आने चाहिए। चलो अब मैं इसी में कीटोन भी बताता हूँ आपको। नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे, चलो कीटोन। ध्यान से देखियो, मान लो हमें CH3COCH3 दिया गया है, इसका नाम बताना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। मिथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल मिथाइल, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, बीच में कीटोन। इसका नाम होगा बेटे मिथाइल, मिथाइल कीटोन। तो आप 2 बार क्यों लिख रहे हैं मिथाइल, क्या लिखना चाहिए बताओ। 2 बार मिथाइल नहीं लिखते हम। मिथाइल मिथाइल को आप ऐसे लिख दो, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। और एक बात बताऊं आपको, इसमें एक कार्बन क्या है, ये जो है, इधर से देखोगे 2, इधर से भी 2। तो डाई मिथाइल कीटोन का एक नाम ध्यान रखना है आपको। इसका एक नाम जरूर ध्यान रखना है, एसीटोन। ये नाम जरूर ध्यान रखना आपको। बाकी तो कीटोन के नाम इस तरह ही होंगे, एल्काइल एल्काइल कीटोन। कीटोन के नाम ऐसे होंगे, एल्काइल एल्काइल कीटोन। सामान्य पद्धति की हम बात कर रहे हैं बेटे, सामान्य पद्धति। चलो थोड़ी सी जगह यहां भी बच रही, देखो
मान लो मैं आपको कह दूं कि यहाँ C2H5 है और ये CO है और यहाँ भी C2H5 है। मान लो हमें इसका नाम बताना है, बता दोगे आप इसका नाम? बताओ। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, इथाइल इथाइल कीटोन, या आप इसे कह सकते हो डाई इथाइल कीटोन। क्या कह सकते हो? डाई इथाइल कीटोन। हम बात कर रहे हैं बेटे सामान्य पद्धति की, बिल्कुल सामान्य पद्धति की बात कर रहे हैं, ट्राइवियल मेथड या निरर्थक पद्धति। मान लो अच्छा मैं आपको इधर बेंजीन रिंग दे दूं, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग होता है, ये CO और इधर भी बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को तो आप फिनाइल कहोगे, फिनाइल फिनाइल कीटोन, या आप कह सकते हो डाई फिनाइल कीटोन, यही तो कहोगे आप, डाई फिनाइल कीटोन कहोगे। ठीक है बेटे, डाई फिनाइल कीटोन। अच्छा चलो इसका नाम बताओ आप। मान लो इधर तो है मिथाइल और इधर है इथाइल, बताओ मिथाइल इथाइल कीटोन कहोगे या इथाइल मिथाइल कीटोन कहोगे? ABCD में E पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम इथाइल मिथाइल कीटोन है। कोई भी बच्चा इसे मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं लिखेगा। ABCD में E पहले आता है, M आता है बाद में, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलना होता है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसका बताना नाम जरा। मान लो इधर तो CH3 है, इधर CO है और इधर है बेंजीन रिंग या फिनाइल। अब बताओ फिनाइल मिथाइल कीटोन कहोगे या मिथाइल फिनाइल कीटोन कहोगे? एक तो M है और एक है P, तो M और P में ABCD में पहले कौन सा आता है? KLMNOP, M आता है, तो पहले मिथाइल फिर फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा बेटे मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, चलो आपको यहाँ नोट लिख रहा हूं मैं। आप तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना बेटे, इधर वाले भी अपनी कॉपी में इनके नीचे ही लिखियो इन्हें भी। देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मान लो आपके पास कीटोन ग्रुप है, इधर एक कार्बन है, ये कार्बन लगे हुए इस तरह, और इधर भी इधर कार्बन लगे हुए इस तरह। तो कीटोन ग्रुप जो है ना आपका, ये कीटोन कह दो या कार्बोनिल कह दो, एक ही बात है। इसके जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होता है ना, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे कहते हैं बीटा कार्बन, इसे कहते हैं गामा, गामा कह दो, अल्फा बीटा गामा इस तरह, और फिर डेल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो ये अल्फा है तो इस वाले को कहोगे आप अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, एक कार्बन बना के डेल्टा डैश, इधर तो जगह नहीं बची थी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ के तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक तरह के अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश डेल्टा डैश, इन्हें इस तरीके से आप लिख सकते हो यदि हम सामान्य या निरर्थक पद्धति की बात करते हैं तो। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा नंबर 14 पे, मान लो मैं आपको कह रहा कि हमारे पास यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CO है, फिर CH है, फिर CH3 है, और यहाँ जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस पे भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सामान्य पद्धति में नंबरिंग तो करनी नहीं 1 2 3 4, सामान्य पद्धति में तो ये इसके बराबर वाला अल्फा है और ये क्या है बीटा, ये क्या है इसके इधर वाला, ये अल्फा है तो इसे आप अल्फा डैश कहोगे, इसे कहोगे बीटा डैश कार्बन। एक कार्बन के नंबरिंग करी हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यूं बताओ बेटे, इसमें जो है अल्फा और अल्फा डैश पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है बेटे। हमें यूं पता है कि ये भी इथाइल इथाइल कीटोन है, डाई इथाइल कीटोन है, ये लिख दिया मैंने इसका नाम। वैसे आप डाई इथाइल कीटोन लिखते, आप क्या नाम लिखते? डाई इथाइल कीटोन लिखते इसका नाम, पर अल्फा और अल्फा डैश पे दो क्या है? हाइड्रोक्सी, तो इसका पूरा नाम आप लिखोगे अल्फा अल्फा डैश
डाई हाइड्रोक्सी, क्या लिखोगे? अल्फा अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल कीटोन। थोड़ा सही करके लिख दूं, अल्फा अल्फा डैश डाई हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन 2 कार्बन, डाई इथाइल कीटोन, ये होगा पूरा नाम इसका। तो इस तरह के नाम भी आ जाते हैं पेपर में लिखने के लिए। ठीक है बेटे। अच्छा, ये मैंने पूरी आपको बता दी है निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति या ट्राइवियल मेथड। इसमें एल्डिहाइड में तो ये नाम चलेंगे और कीटोन में चलेंगे एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, कीटोन में क्या चलेंगे? एल्काइल एल्काइल कीटोन। स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से, आईयूपीएसी भी समझा दूं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटे नंबर 2 पे सीखेंगे हम आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पद्धति या आईयूपीएसी सिस्टम कि आईयूपीएसी पद्धति में हम एल्डिहाइड और कीटोन के नाम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बेटे, देखो सबसे पहले चलो एल्डिहाइड सीखते हैं। नंबर 1 हम सीखते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में भी 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। एल्डिहाइड में कितनी बातें ध्यान रखनी है बेटे? 2 बातें ध्यान रखनी है हमें एल्डिहाइड में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यदि इस तरह का कोई एल्डिहाइड आपके सामने आता है RCHO, तो इसका आईयूपीएसी नाम हम लिखते हैं एल्केनल की तरह। एल्केनल, इसकी तरह एल्केनल। ठीक है, मान लो श्रृंखला वाला, सीधी श्रृंखला वाला या खुली श्रृंखला वाला एल्डिहाइड आपके सामने आता है तो उसका नाम एल्केनल की तरह लिखोगे। एल्क का मतलब तो समझते हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल। नंबरिंग इसमें होनी नहीं है। क्यों नहीं होनी नंबरिंग? इसलिए नहीं होनी क्योंकि CHO ग्रुप हमेशा सिरे पर होता है, हमेशा किनारे पर होता है। इसका कार्बन ही सबसे पहला कार्बन होता है, सबसे पहले नंबर पे CHO ग्रुप ही होता है। इसलिए इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि CHO ग्रुप पहले नंबर पे है। सबको पता है वो तो पहले नंबर पे होता ही है क्योंकि बहुत सीनियर ग्रुप है। ठीक है, दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास इस तरह का कोई, इस तरह का देखो, मान लो बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई आ जाता है CHO इस तरह, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाता है तो उसमें जो भी ये रिंग है, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एरोमेटिक ना हो, उसका नाम लिखेंगे। और उसका नाम लिखने के बाद CHO के लिए हम यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। CHO के लिए यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, देखो ध्यान से समझ लियो। मैंने कहा कि यदि खुली श्रृंखला वाला है एल्डिहाइड तो एल्केनल है, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और यदि इस तरह का चक्रीय यौगिक के साथ, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग भी नहीं है, मान लो ये साइक्लोहेक्साइल है, मान लो कोई चक्रीय यौगिक है, अब वो चाहे एरोमेटिक हो या एरोमेटिक ना हो, उस चक्रीय यौगिक में यदि CHO लगा होता है तो चक्रीय ग्रुप का नाम और फिर कार्बल्डिहाइड। इस तरह आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं इसके एल्डिहाइड के। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, चलो अब समझ में आ जाएगा। नंबर 1, दोनों चीज को एक साथ लेके चलूंगा मैं एल्केनल को भी लेके चलूंगा और CHO को भी। आपको पता होना चाहिए एक कार्बन को मैथ कहते हैं। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास इस तरह का एल्डिहाइड है HCHO, तो HCHO में कितने कार्बन हैं? एक ही तो कार्बन है। तो एल्केनल में क्या कहोगे? एल्केनल में एल की जगह आ जाएगा मैथ, ये आ जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल। ठीक है बेटे, मीथेनल। नंबर 2, मान लो हमारे पास CH3CHO है। नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी।
मान लो CH3CHO है, कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन को कहते हैं एथ, तो एल्केनल को क्या कहेंगे? इथेनल। इथेनल, इसका IUPAC नाम क्या है? इथेनल। मान लो आपके पास ऐसा है कोई CH3CH2PHO, इसमें कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन है बेटे? एक, दो, तीन। तो कौन सा एल्केनल होगा? तीन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपेनल। क्या नाम होगा बेटे इसका? प्रोपेनल। अच्छा इसे देखो, मान लो हमारे पास CH3CH2CH2 इस तरह का यौगिक है। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। चार को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटे? ब्यूटेनल हो जाएगा नाम। अच्छा इसे देखो जरा, एक, दो, तीन, चार और पांचवे पे कर दिया CHO। पांच कार्बन है, पांच को कहते हैं पेंट, तो ये हो जाएगा पेंटेनल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। बताओ समझ में आ रहा क्या? क्या नाम हो जाएगा बेटे इसका? पेंटेनल। अच्छा चलो एक रिंग वाला भी ले लें। मान लो आपके पास इस तरह का एक बेंजीन रिंग है और उस पे CHO है। क्या है? CHO है। तो बेंजीन के ऊपर CHO है, तो इसे तो मैं लिखूंगा बेंजीन। क्या लिखूंगा? बेंजीन। देखो मैंने कहा था जब रिंग के ऊपर CHO आ जाए तो रिंग का नाम और बाद में कार्बल्डिहाइड। तो बेंजीन लिख दिया और CHO के लिए हमें लिखना है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड होगा यदि कोई IUPAC में पूछेगा। बेंजीन कार्बल्डिहाइड। वैसे तो बेंजल्डिहाइड है, सामान्य नाम तो बेंजल्डिहाइड है, पर IUPAC नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम है बेटे? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ध्यान रखियो जरा इस चीज को। चलो अच्छा इसका नाम बताओ। ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर जुड़ा है CHO। बताओ इसका नाम बता दोगे क्या आप? क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा बेटे इसका? ऐसा ही होगा, बस इसे लिखो आप साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा बेटे? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलो थोड़ी सी और अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना। मान लो मैं कह दूं कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ CHO है। IUPAC में नाम बताना है। IUPAC में यदि आपको नाम बताना है तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, इस पे तो नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे नंबर पे मिथाइल है। ठीक है, तो दूसरे पे मिथाइल है तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला एल्केनल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं ना, तो प्रोपेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा बेटे? 2 मिथाइल प्रोपेनल। दूसरे पे नंबर पे मिथाइल है, किसके? प्रोपेनल के। देखो प्रोपेनल ही तो होता है 3 कार्बन वाला प्रोपेनल। इस यौगिक को देखो, इससे सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ जुड़ा हुआ है CHO और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। तो नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे 1 2 3, क्योंकि CHO सीनियर ग्रुप है। तो तीसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तीसरे पे मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा तीसरे नंबर पे मिथाइल है 3 मिथाइल। अब इसका बाकी का नाम लिख दो आप, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन नीचे लिख दो कार्बल्डिहाइड, ये हो गया इसका नाम। तीसरे नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के। देखो
साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड नहीं है क्या बेटे? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो हमने 3 मिथाइल ही तो लिखा है शुरू में, बाकी तो वही है जो का तू। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ही है जो का तू। अच्छा चलो इसका नाम देखते हैं क्या होगा। मान लो आपको जो है यहाँ CH3 दे दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, और यहाँ है OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, और फिर है CHO। इसका नाम बताना है, बिल्कुल सिंपल है। नंबरिंग आप 1 2 3 CHO से ही नंबरिंग करोगे हमेशा। दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन वाला एल्केनल प्रोपेनल। 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, एल्केनल में प्रोपेनल। प्रोपेनल के दूसरे नंबर पे मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3। अच्छा इसका नाम देखो क्या है, नंबर 11। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। मान लो इसका नाम बताना है IUPAC में, तो नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे 1 2 3, ऐसे ही तो करोगे नंबरिंग। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोप, बताओ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और इसका तो नंबर देने की जरूरत ही नहीं है, 1 AL नहीं लिखना, AL ही लिखना है। तो इसका नाम होगा प्रोप 2 इन अल, ऐसे नहीं लिखना, प्रोप 2 इन 1 AL, क्योंकि आपको पता है CHO तो हमेशा पहले नंबर पे ही होता है, उसका नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसे देखिए जरा, कर लोगे क्या आप? मान लो आपको इस तरह का कोई बेंजीन रिंग दिया गया है, ये बेंजीन रिंग है, और इस पे यहाँ जोड़ा है CHO, और यहाँ भी CHO जोड़ दिया पहले और दूसरे कार्बन पे। अब तो ये दोनों जो है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर है, इन पे तो नंबरिंग देनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो बेंजीन के ऊपर कार्बल्डिहाइड हैं, 2 कार्बल्डिहाइड हैं। ठीक है, तो 1 और 2 पे देख देंगे हम। बेंजीन, बेंजीन 1 2, बताओ कितने हैं? ये 2 हैं, तो डाई लिख दो यहाँ, डाई कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है बेटे, देखो बेटे इस कंपाउंड को देखते हैं, नंबर 13 पे लिख रहा मैं, ध्यान से देखिए जरा। नंबर 13, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और इस पे यहाँ जुड़ा हुआ है CHO कार्बल्डिहाइड 1 2 3, इस पे जुड़ा है Br। तो नंबरिंग ऐसे ही तो करोगे आप, 1 2 और 3। तीसरे पे ब्रोमो है, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये है इसका नाम IUPAC में। अब कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिखते हैं, आप लिख सकते हो ऐसे भी, 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है IUPAC नाम, इसे भी आप ठीक मान सकते हो 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड को। ठीक है बेटे, अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लो आप, नंबर 14 पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है हमारे पास, एक कार्बन है, और कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये है कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम बताना है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। चौथे नंबर पे मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। 5 कार्बन वाला एल्केनल, क्या नाम हो जाएगा 5 कार्बन का? पेंटेनल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेनल। इस तरीके से आप जितने भी एल्डिहाइड हैं, चाहे वो सीधी श्रृंखला वाला हो इस तरह का, या फिर वो रिंग वाला हो, उन सब एल्डिहाइड के IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है बेटे,
अब सामान्य नाम भी हमने सीख लिया IUPAC की। हमारे पास बचा है बेटे कीटोन। कीटोन के तो सीख ले हम। ये तो नंबर ए हमने एल्डिहाइड लिखा है, नंबर बी हेडिंग यही डाल दूं। नंबर बी हम सीखेंगे कीटोन के बारे में। अब कीटोन के बारे में मैं आपको बताता हूं। कीटोन का नाम इस तरह होता है, एल्केनोन। कैसे होता है? एल्केनोन की तरह। एल्केनोन की तरह लिखेंगे हम, ठीक है। कीटोन को किसकी तरह लिखेंगे? एल्केनोन की तरह। कैसे लिखेंगे मैं एग्जांपल लेके बता रहा आपको। नंबर एक, सबसे पहला एग्जांपल ध्यान से देखियो। CH3CO CH3, मान लो इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा, एल की जगह प्रोप लिखूंगा, प्रोपेनोन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन है। देखो जरा, CH3CO CH2CH3, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। भाई CO तो दूसरे नंबर पे ही आएगा, या तो यहां रख दो या इन दोनों के बीच में रखोगे तब भी दूसरे पे ही आएगा। तो 4 कार्बन वाला एल्केनोन, एल के जगह क्या आ जाएगा? ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन। इसका नाम बेटे ब्यूटेनोन हो जाएगा। नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। CH3 CH2 CO CH2 CH3। देखो, नंबर 4 भी मैं अभी लिख रहा हूं, CH3 CO CH2 CH2 CH3, दोनों में अंतर है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबरिंग इसमें तो इधर से करोगे 1 2 3 पे बैठेगा, इधर से करोगे 1 2 3 पे। 1 2 3 4 5, चाहे किधर से कर दो नंबरिंग। तीसरे नंबर पे आ रहा आपका ग्रुप कार्बोनिल या कीटोन, इधर से दूसरे पे आ रहा है, इधर से आ रहा है 1 2 3 4। तो जिधर से नजदीक आता है उधर से नंबरिंग करनी चाहिए। देखो पेंटेनोन है, दोनों पेंटेनोन है। यहाँ तो तीसरे नंबर पे आ रहा कीटोन और यहाँ दूसरे पे, तो मैं इसका नाम लिखूंगा पेंटेन। कौन से नंबर पे आ रहा? तीसरे पे आ रहा ना कीटोन, देखो पेंटेन 3 ओन, ये है इसका नाम। और यहाँ दूसरे पे आ रहा तो इसका नाम है पेंटेन, दूसरे पे आ रहा ना 2 ऑन। ONE को ऑन पढ़ना है, ONE को 1 नहीं पढ़ना है यहाँ, ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक और देखो एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल देखो। मान लो आपको CH3 दे दिया गया, CH3 के बाद आपको दिया गया है CH, और CH के नीचे भी CH3 जुड़ा है, और यहाँ दिया है आपको CO, और यहाँ फिर CH है, CH के नीचे फिर CH3 है, और यहाँ भी CH3 है। तो नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे 1 2 3 4 5। पेंटेनोन है, पर दूसरे पे और चौथे पे मिथाइल है। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। 3 ऑन ही तो लिखेंगे, तीसरे पे ही तो आ रहा CO ग्रुप। तो दूसरे और चौथे में तो 2 मिथाइल हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 4 हाइफन 2 4 डाई मिथाइल। दूसरे और चौथे पे 2 मिथाइल हैं, दूसरे पे भी और चौथे पे भी। 5 कार्बन है, पेंटेन तीसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप है, तो 3 ऑन, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम क्या है? 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। चलो एक कंपाउंड और देख रहे हैं, आसान है वैसे, कीटोन का नाम लिखना ज्यादा आसान है। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड। CH3 के बाद दिया है इन्होंने, थोड़ा सा ऊपर को लिखूं, जगह कम है। एक कंपाउंड और कर लो, नंबर 6 CH3, यहाँ CH है और नीचे भी CH3 है। नीचे क्या ऊपर जोड़ दूं? यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, नीचे जोड़ लेना आप कॉपी में अपनी। फिर CO है, और फिर CH2 है, और फिर CH3 है।
तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, पर इधर से तो यो भी तो पड़ रहा नजदीक CH3 ग्रुप, तो नंबरिंग इधर से करनी चाहिए 1 2 3 4 5। भाई इधर से भी तीसरे पे, इधर से भी तीसरे पे, पर ये मिथाइल भी तो नजदीक पड़ रहा है इधर से, तो इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। यहां लिख दूं सामने इसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन, ये है इसका IUPAC नाम। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको IUPAC नाम लिखने हैं एल्डिहाइड के और कीटोन के। यहां से कीटोन स्टार्ट है। आपको कीटोन का संकेत तो पता ही है, RCOR, कीटोन ऐसा होता है RCOR, और इससे हमने नाम बनाया एल्केनॉन, IUPAC नाम। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक दो बात और बताऊंगा बहुत अच्छी। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, एक छोटी सी चीज और पढ़नी है, पेपर में सवाल पूछा जाता है कभी कभी इसके बारे में भी। हमें पढ़ना है बेटे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बोनिल यौगिक, इन कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। तो कार्बोनिल यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है बेटे, तो कार्बोनिल यौगिकों में जो सबसे पहले हमें समावयवता देखने को मिलती है उसे कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म का मतलब आपको पता है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो एक जैसे हों, पर उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और इस घटना को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता के हमें एग्जाम्पल देखने हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, इसे देखो आप, इसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है, और तथा करके मैं लिख रहा, देखियो जरा ध्यान से, CH3 CH CH3 CH2, दोनों में डिफरेंस देखो आप। इसमें कार्बन परमाणु की कैसी श्रृंखला है, बॉन्ड बनाना चाहो तो आप बना सकते हो बीच में ऐसे, यदि नहीं बनाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि 4 कार्बन वाला एल्केनल ब्यूटेनल, आप इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्यूटेनल है। और बेटे इस पे नंबरिंग जब करोगे 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल है, IUPAC में जब इधर लिखा है तो इसे भी 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये दोनों यदि आप यौगिक देखोगे तो इनके अणु सूत्र एक जैसे हैं, कार्बन इनमें बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी दोनों में बराबर है, पर इनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग तरह की है। इसमें सीधी श्रृंखला, इसमें शाखित श्रृंखला है, इसमें नॉर्मल चेन है, इसमें आइसो चेन है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं, और इस घटना को हम कह सकते हैं श्रृंखला समावयवता। तो इस तरीके से आपको थोड़ी पहचान होनी चाहिए कि श्रृंखला समावयवी आप किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखोगे। कार्बोनिल यौगिक का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप आता हो या कीटोन आता हो, CHO या CO। आपको बता दिया मैंने कि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कुल मिला के हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड। नंबर 2, इसमें समावयवता मिलती है बेटे क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता कह दो, या फिर आप कह सकते हो क्रियात्मक समूह।
समावयवता। बताओ इसमें क्या चीज अलग होती है? अणु सूत्र एक जैसा होगा पर क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह का होगा, तभी तो हम कहेंगे कि क्रियात्मक समावयवी है ये। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये CH3 है और इसके बाद CH2 है और फिर CHO है। ठीक है, देख रहे हैं आप इसे? बताओ क्या है? 3 कार्बन वाला एल्केनल, प्रोपेनल। अच्छा, इसी का एक समावयवी है, देखो CH3COCH3। बताओ क्या है? एल्केनॉन है, कितने कार्बन वाला? 1 2 3, 3 कार्बन वाला, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन। कीटोन है ना ये, डाइमिथाइल कीटोन तो सामान्य नाम होगा। IUPAC में तो आप इसे प्रोपेनॉन कहोगे। दोनों के कार्बन बराबर, हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन बराबर, माने अणु सूत्र बराबर, पर इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, और इसमें क्या है? CO। दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, और इस घटना को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्रियात्मक समूह समावयवता भी पाई जाती है। अब मैं बताता हूं नंबर 3, और कौन सी समावयवता पाई जाती है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेटे मध्यावयवता भी पाई जाती है। मध्यावयवता या मेटामेरिज्म क्या होता है? एग्जाम्पल से समझेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ इसका नाम क्या है? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। पेंटेन वाला कीटोन है तो आप पेंटेनॉन ऐसे लिख सकते हो। पेंटेन कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा ना, ये कीटोन ग्रुप तीसरे पे आ रहा ना, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ, 3। तो पेंटेन 3 ऑन है, और इसी का ही एक दूसरा समावयवी है, वो भी पेंटेनॉन है, CH3CO। देखना जरा, इसमें भी 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा बेटे पेंटेन 2 ऑन। देखो दूसरे नंबर पे आ रहा कीटोन। इसमें क्या है, मध्यावयवता में क्या होता है कि मध्य में आने वाले जो क्रियात्मक समूह है उसके दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। इसके लेफ्ट में 2, क्या इसके लेफ्ट में भी 2 हैं? नहीं तो। इसके राइट में 2, क्या इसके राइट में भी 2 हैं? नहीं तो जब 2 यौगिकों के अणु सूत्र तो एक जैसे हों, पर उनमें मध्य में उपस्थित क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के मध्यावयवी। क्या कहलाते हैं? मध्यावयवी। और इस घटना को हम कहते हैं मध्यावयवता। तो हमें मध्यावयवता भी देखने को मिलती है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। अब आगे हम नंबर 4, एक समावयवता इसमें मिलती है चलावयवता। क्या मिलती है? चलावयवता या टोटोमेरिज्म। चलावयवता कैसे मिलती है? देखो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मैंने यहां लिखा बेटे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां लिखा CHO CH डबल बॉन्ड O, संरचना को खोल के लिख दिया, CH3 CHO लिख दिया। ठीक है बेटे, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से 5 बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के आ जाएगा यहाँ संयोजकता पूरी करने के लिए। तो होता क्या है, इस तरह का दूसरा यौगिक हमें मिलेगा। भाई जब यहाँ एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो यहाँ तो CH2 बचा, यहाँ एक बॉन्ड पहले से ही था, एक और आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा C, यहाँ H, ये सिंगल बॉन्ड है, और O के पास क्या आ जाएगा? एक HOH। ठीक है बेटे। अब यदि कोई मेरे से पूछे कि इसका नाम बताओ क्या है, CH3 CHO है, सबको पता सामान्य नाम CH3 CHO का होता है एसीटल डिहाइड
क्या नाम होता है? एसीटल्डिहाइड। और इस पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2। 2 कार्बन है, इथेनल है ना, इथेन, ठीक है। चलो एथ लिखो खाली, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो है इसमें। एथ 1 पे इन है, 1 इन, और 1 पे ही क्या है? 1 पे ही क्या है? OH, ओल, ठीक है। 1 इन और 1 पे ही ओल है, तो 1 पे तो ओल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नंबरिंग ही OH से कर रहे होंगे। 2 कार्बन में तो OH जहां भी होगा पहले नंबर पे ही होगा, एथ 1 इन ऑल। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आई है कि ये जो रूप है ना, CO आ रहा है इसमें, CO, ये जो CO है इसे कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म आइसोमर, या कीटो रूप समावयवी है ये। और बेटे ये क्या है? इसमें इन भी आ रहा, ऑल भी, इसे कहते हैं इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म आइसोमर। इसलिए हम इस समावयवता को कीटो इनॉल समावयवता भी कहते हैं। चलावयवता को आप कह सकते हो कीटो इनॉल समावयवता। आप चलावयवता कहो या कीटो इनॉल समावयवता कहो, ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। कीटो रूप इनॉल में, इनॉल कीटो में, इसलिए निशान लगाया बीच में। तो एक मिलती है हमें इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में, क्या मिलती है बेटे? चलावयवता। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। यहां बता रहा मैं नंबर 5, ध्यान से देख लो। इसमें एक बेटे प्रकाशिक समावयवता भी मिलती है, प्रकाशिक समावयवता, या आप इसे कह सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको पता है कि प्रकाशिक समावयवता में, जैसे मैं आपको कहूं कि ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, यहाँ जुड़ा हुआ है CHO, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH2CH3, ध्यान से देखना बिल्कुल, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। मान लो ये कंपाउंड है ना कंपाउंड, एल्डिहाइड ही तो है। यदि मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, प्रतिबिंब रूप बनाऊं इसका, तो कैसे बनाऊंगा बताओ? कार्बन H, यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा CHO, यहाँ लिखूंगा CH3, यहाँ लिखूंगा CH2, और यहाँ लिखूंगा CH3। ठीक है बेटे। अब यदि हमें नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? यहीं से तो करेंगे हम, CHO से। 1 2 3 4। 2 मिथाइल, कौन सा है ये? ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, यही तो होगा, दूसरे पे मिथाइल है। 2 मिथाइल ब्यूटेनल के 2 प्रकाशिक समावयवी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेनल के 2 प्रकाशिक समावयवी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। एक तो ये है, यदि ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म होगा, और यदि ये L फॉर्म है तो ये D फॉर्म होगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो कार्बन परमाणु है वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, असममित होना चाहिए, या आप उसे कह सकते हो किराल होना चाहिए, किराल या चिराल या काइरल, कुछ भी कह सकते हो, जैसा भी आपको सिखाया जाता है आपके कोचिंग में या कॉलेज में। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप अटैच हैं, देखो एक जैसे हैं क्या? अलग अलग हैं। ऊपर H है, नीचे इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, इधर एल्डिहाइड है। इस कार्बन के चारों तरफ उपस्थित क्रियात्मक समूह या स्पीसीज अलग अलग तरह की हैं, तो मैं इस कार्बन को कहूंगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या चिराल कार्बन एटम, या फिर असममित कार्बन परमाणु। इस कार्बन परमाणु के चिराल होने के कारण या फिर असममित होने के कारण यह समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को जरूर घुमाएगा। यदि यह दाईं तरफ को घुमा रहा तो यह बाईं तरफ को घुमाएगा। जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, प्रतिबिंब रूपी होते हैं, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को अलग अलग दिशाओं में घुमाते हैं। दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं एक जैसे, दोनों के संरचना सूत्र भी तो एक जैसे हैं। अंतर क्या आया बेटे? अंतर सिर्फ ये आया
कि दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को अलग अलग दिशा में घुमा रहे हैं। यदि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लेवियो रोटेटरी है। यदि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। ठीक है बेटे, तो हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से प्यारे प्यारे स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे से नोट्स बनाने के लिए। ठीक है बेटे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे आज हमने स्टार्टिंग कर दी है यूनिट नंबर 12 की, और मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में उसके बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन क्या हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, इनका सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, और इनमें कौन कौन सी समावयवता हमें देखने को मिल सकती हैं, ये सारी बातें हमने कर ली। कल हम इनके बनाने की विधियां स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।